से ये बताया था कि वो निगरानी विभाग का जिस समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें हमने काफ़ी विस्तार से इसके बारे में बताया था, इसीलिए उस विषय पर मैं अभी आज यहाँ नहीं बोल रहा हूँ। जितने सारे इस तरह के कांड हैं उसमें नंबर ऑफ एक्यूज जितने हैं उसका लिस्ट बना करके और वार फुटिंग पे आप उसकी गिरफ्तारी करिए। अभी एक कांड कल हुआ गोपालगंज में। गोपालगंज में पुलिस थानाध्यक्ष भी थोड़ा घायल हुए थे। उसमें आपको कहने में हमें हर्ष हो रहा है कि 24 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तो अब जैसे ही ऐसी घटनाएं प्रतिवेदित होती, एक तो है कि पुलिस को काफी मजबूत दल बल के साथ वहां पे जाना है और जो भी घटना हो रही है उसको पुलिस हेडक्वार्टर के स्तर से, मेरे स्तर से, एडीजी हेडक्वार्टर साहब के स्तर से, लॉ एंड ऑर्डर के स्तर से, डीजी कंट्रोल के स्तर से। चार न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। गृह विभाग के द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। आपको याद होगा कि दरोगा बहाली में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, तो पूर्व डीजीपी जो एसके सिंघल थे उनसे काफी पूछताछ हुई थी और विनय कुमार जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था, उन्होंने उनको जो है वो गृह विभाग ने या नीतीश कुमार ने क्लीन चिट दे दिया। ये बड़ा सवाल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुआ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातों को रखा गया। साथ ही साथ जो बीपीएससी 67वीं की अगर बात की जाए तो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया है कि अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बीपीएससी का मामला। आज गृह विभाग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई चीजों को बताया गया। बिहार में अपराध के मामले को लेकर हो या फिर कई जो ऐसे मुद्दे हैं उसको लेकर सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई है। क्या उसने कितने गिरफ्तार किए हैं, अब तक कितने के ऊपर कार्रवाई की गई है, ये तमाम चीजें जो है गृह विभाग के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है। वो वीडियो आप देखिए और सुनिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किस तरीके से जो दोनों अधिकारी थे उनको क्लीन चिट दिया गया और जब ये सवाल पूछा गया तो किस तरीके से वो बचते नजर आते हैं, बचते बचाते हुए उन्होंने इसको जवाब को दिया है। आप ये पूरा वीडियो सुनिए। से ये बताया था कि वो निगरानी विभाग का जिस समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें हमने काफ़ी विस्तार से इसके बारे में बताया था, इसीलिए उस विषय पर मैं अभी आज यहाँ नहीं बोल रहा हूँ। आरोप मुक्त कर दिए गए। सर, विवेक कुमार आपके जो आईपीएस रहे हैं उन पे भी छापेमारी होती है आय से अधिक संपत्ति मामले में, फिर वो भी दोष मुक्त हो जाते हैं। तो मतलब ऐसा कैसे हो रहा है सर, ये क्या वजह है? चाहे छापेमारी गलत हुई है या फिर बाद की कार्रवाई गलत है? देखिए, हर एक मामला जो है अपने आप में स्पेसिफिक मामला है और उस मामले से संबंधित जो पहलू जांच के क्रम में मामले हैं सर, ऐसे कई मामले, हम लोग सिर्फ एक दो एग्जांपल पुट अप कर रहे हैं आपके सामने। मैं भी काउंटर एग्जांपल्स कई सारे बता सकता हूँ, लेकिन बात यहाँ पर उस चीज़ की नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हर मामला स्पेसिफिक मामला है और उस मामले में उससे संबंधित बिंदुओं पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाता है, इसलिए कोई जनरल बात यहाँ पे नहीं कही जा सकती इसके बारे में। सर, मैंने एक सवाल किया था कि जमीनी विवाद। हाँ, आपका सवाल है विजरा के संबंध में। तो हमें स्मरण है कि 2013, 14, 15 में भी विसरा काफी संख्या में पोस्टमार्टम हाउसेस में, हॉस्पिटल्स में थे। तो एक अभियान चला करके हम लोगों ने अभियान चलाया था और पेंडेंसी को ऑलमोस्ट जीरो पे लाया था 16-17 में। तो ये जो फिगर्स है हम अभी ज्वाइन किए हैं, तो फिर से उस फिगर को लेकर के और हर जिले में पोस्टमार्टम हाउस का निर्माण किया गया था। 58 लाख सैंक्शन हुआ था और निर्माण काफी जगह हो गया था। अभी मैं स्टॉक टेकिंग नहीं कर पाया हूँ। और उसमें 100 को भी सुरक्षित रखना था 72 आवर्स के लिए, जो भी लावारिस 100 होते थे। और जो डेड बॉडी रहता था उसे यदि डीएनए के लिए भी एग्जिबिट संकलन करना है तो वो करना है। विसरा सुरक्षित है। तो काफी एम्बिशियस प्रोग्राम हम लोगों ने 2014 में जितने हमारे सदर हॉस्पिटल्स हैं और जो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है उसमें पोस्टमार्टम हाउस, एसी पोस्टमार्टम हाउस बनाने का किया गया था और निर्माण चल भी रहा था, जहां तक मुझे 17-18 का स्मरण हो रहा है। तो विसरा जो पेंडिंग वहां पे है, जो चोक हो गया है और जो हमारे एफएसएल में नहीं आ पा रहे हैं, उसको जिलावार हम नंबर्स लेकर के और एक अभियान चला करके, साइंटिस्ट की कमी हमें नहीं है। मैं कल पटना एफएसएल का रिव्यू कर रहा था तो वहां पे पता चला कि टॉक्सिकोलॉजी में जांच होता है, वहां पर विसरा पेंडेंसी ऑलमोस्ट नगण्य है जांच में। तो हमारे एफएसएल भी अभी
साइंटिस्ट के ख्याल से, इंफ्रास्ट्रक्चर के ख्याल से सक्षम है, उसका हम लोग सदर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से संपर्क करके विसरा को ला करके और वार फुटिंग पे हम लोग इसको जांच कराएंगे। पुलिस सुरक्षा को लेकर के भी एक सवाल था। पुलिस सुरक्षा में अभी हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को बताया गया है कि जितने सारे इस तरह के कांड हैं उसमें नंबर ऑफ एक्यूज जितने हैं उसका लिस्ट बना करके और वार फुटिंग पे आप उसकी गिरफ्तारी करिए। अभी एक कांड कल हुआ गोपालगंज में पुलिस थानाध्यक्ष भी थोड़ा घायल हुए थे, उसमें आपको कहने में हमें हर्ष हो रहा है कि 24 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तो अब जैसे ही ऐसी घटनाएं प्रतिवेदित होती, एक तो है कि पुलिस को काफी मजबूत दल बल के साथ वहां पे जाना है और जो भी घटना हो रही है उसको पुलिस हेडक्वार्टर के स्तर से, मेरे स्तर से, एडीजी हेडक्वार्टर साहब के स्तर से, लॉ एंड ऑर्डर के स्तर से, डीजी कंट्रोल के स्तर से मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग की जाती है अरेस्ट की। और इसका मैं खुद मॉनिटर कर रहा था और मुझे आज ही सुबह में पता चला है कि 24 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तो ये पुलिस पर हमले की घटना को हम लोग काफी संवेदना के साथ लेंगे, काफी प्रभावकारी ढंग से इसमें कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे और हमने एसपी गोपालगंज को बोला है कि इसको 15 दिन के अंदर में चार्जशीट काट करके स्पीडी ट्रायल में डालिए इस केस को। तो पुलिस पर हमले को काफी गंभीरता से ली जाएगी आने वाले दिनों में। और बच्चियां जो हैं आपको पटना जिला से गायब हो रही है, हवाई अड्डा थाना का केस नंबर 172 बच्ची गायब हो गई 3 महीना में, अभी तक आईओ को टिकट नहीं मिल पाया उसको जांच कराने के लिए दिल्ली जाने के लिए। जब फोन करिए तो फोन नहीं उठाती, कहती कि टिकट नहीं मिल रहा है ट्रेन से। रूपसपुर थाना से एक बच्ची गायब हो गई, 3 महीना हो गया, कोई पता नहीं है। पत्रकार नगर थाना से एसपी के यहाँ से वारंट जाता है, वारंट गायब हो जाता है, आईओ थाना प्रभारी पर कंप्लेन आपके यहाँ दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती, थाना प्रभारी को प्रमोशन देकर के डीएसपी बना दिया जाता है। नहीं, आपका कहना सही हो सकता है। जो स्पेसिफिक मामले आपने बताए हैं तो स्पेसिफिक मामलों को भी हम देखेंगे जो आपने बताया, यदि हमें आप दे देंगे तो उसको हम अभी यहाँ से जाकर के देखेंगे। और ओवरऑल जो ये मिसिंग चिल्ड्रेन का एक राष्ट्रीय पोर्टल भी है, उस पोर्टल का नाम अभी बदला गया है। पहले मिसिंग चाइल्ड पोर्टल था, इसको अभी कुछ नाम बदला गया है, आई एम नॉट रिकॉलिंग द एग्जैक्ट नेम, अभी जस्ट प्रवृत्त हुआ है। तो उस पोर्टल के माध्यम से जहां कहीं ये बच्चे लोकेट होते हैं तो उसको मैच करा करके डिटेल से और उसको फिर से लाया जाता है स्टेट के अंदर। और ये कार्रवाई अपराध अनुसंधान विभाग के अंतर्गत वीकर सेक्शन विंग है वो किया जाता है। वीकर सेक्शन विंग का मैंने कल ही समीक्षा किया है और उसमें उनको कहा है कि इस तरह मिसिंग चिल्ड्रेन के जितने मामले हैं उसको पोर्टल पे अपलोड कराया जाए जो लंबित मामले हैं। और इस तरह के कांडों में नियम है कि 3 महीने तक यदि बच्चा बरामद नहीं होता है तो जो हमारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का स्पेशल यूनिट है उसमें इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी उसका अनुसंधान करेंगे। तो इसमें मैं स्वयं सीआईडी में रहने के दौरान इस चीज को बड़ा क्लोजली देखा था। इसमें काफी तेजी से हम लोग समीक्षा करके जो भी लंबित कार्रवाइयां होंगी उसको पूर्ण कराएंगे। और पुनः जी जरा इसको दिखवाइए कि ये 3 महीने से टिकट का कौन सा मामला है, रिव्यू करके और उसको। मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि आपके जो भी पुलिस के पदाधिकारी हैं थाना स्तर से लेकर के जिले तक, आपने जो सरकारी मोबाइल दिया है उसको वो उठाते नहीं है कभी कभार बहुत जरूरी किसी ने उठा भी लिया तो रिस्पॉन्स ठीक नहीं होता, ये पब्लिक। दूसरा ये कि आपके लाख प्रयास के बावजूद बाइक चोरी और चैन स्नैचिंग ये रुक नहीं रहा पूरे स्टेट में, क्या? देखिए, बाइक चोरी एक गंभीर समस्या है और बाइक चोरी के कांडों को उसमें जो इक्के दुक्के जो कांड होते हैं उसको एक सामूहिक रूप से उसको देखने की जरूरत है, उसके सामूहिक पर्यवेक्षण की जरूरत है। और हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कि हर जिले में एक वाहन चोरी कोषांग, उसमें 2-3 पदाधिकारी रहेंगे जो अहर्निश 24/7 उन वाहनों को लोकेट करने, उनका इंजन नंबर, चेसिस नंबर लेकर के जो हमारे एप्स है, वाहन एंड सारथी एप्स है, उससे मैचिंग कराएंगे। कहीं यदि बरामद हुआ है, मान ली कि प्रोहिबिशन के कांडों में वाहन बरामद हो रहा है, कहीं न कहीं से चोरी का वाहन है, तो वो दोनों को मैच करा करके और उस पर कार्रवाई करने के लिए तो ये एसओपी निर्गत हुआ है। और हर जिले में हम लोग एक व्हीकल थेफ्ट सेल गठन करने जा रहे हैं जिसकी यह कार्रवाई होगी 24/7 इसमें कार्य करेगा। और इसमें हमें अपेक्षा है कि आने वाले
देखिए, साइबर अपराध में अभी हमारे जो साइबर थाने हैं, अभी 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है। साइबर थाने पहले CCSMU कार्यरत थे, जो थाना का उसका दर्जा नहीं था। अभी जैसा कि बताया गया कि 5,700 के करीब कांड हम लोगों ने दर्ज किया है। पहले था कि साइबर अपराध के कांड जो कंप्लेंट्स ले लिए जाते थे और पोर्टल पे डाल करके, और उसके बाद जो सामान्य थाने हैं उनमें कांड दर्ज होते थे। तो सामान्य थाना के जो पुलिस पदाधिकारी थे उतने दक्ष नहीं थे उन कांडों के अनुसंधान करने में। अभी इसमें काफी धार आया है कि जब साइबर थाने हमारे खुल गए हैं तो 5,700 के करीब मामले साइबर थानों में दर्ज हुए हैं, जिसके थाना प्रभारी DSP स्तर के पदाधिकारी हैं। और आपने सुना कि बिहार राज्य अन्य राज्यों की तुलना में अग्रणी राज्यों में है साइबर के क्षेत्र में कार्य करने में, और हम लोगों ने काफी अत्यधिक परसेंटेज में होल्ड कर पाए हैं। जो राशि साइबर फ्रॉड के द्वारा ले गया बैंकिंग सिस्टम से होल्ड कराने और उनको देने में सफल हुए हैं। तो साइबर कांडों में अन्य राज्यों की अपेक्षा हम पिछड़े हुए नहीं है, बल्कि अग्रणी है, और आने वाले दिनों में इसमें और भी ज्यादा हम सक्षम होंगे। कई मामले हैं सर, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में चला जाता है और हमारा प्रशासन में उसको खोज करने में 6 महीने से भी अधिक समय लगा देते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बैंकिंग सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन है नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल का, और वो इमीडिएट हो जाता है। जो भी बैंकिंग सिस्टम, सभी बैंक उसमें जुड़े हुए हैं, और इसमें 6 महीना नहीं लगता है। 6 महीना लगता है कि उसमें जब कोर्ट से ऑर्डर लेकर के पैसे उसके विक्टिम के खाते में जाना है, वो थोड़ा टाइम लगता है। उसमें अभी जो SOP है वो इवॉल्विंग स्टेज पे है, हर स्टेज में अलग अलग है। तमिलनाडु थोड़ा इसमें आगे है, वहाँ कोर्ट का एक जजमेंट आया है, उस जजमेंट को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और उस प्रकार से हम लोग यहाँ पे, बिकॉज इसमें पोर्टल के माध्यम से होल्ड तो हो जाता है, लेकिन न्यायालय से आदेश, न्यायालय कहीं कहीं आता है कि इसमें FIR दर्ज होना चाहिए। बहुत सारे मामलों में FIR दर्ज नहीं है, बल्कि वो साइबर रिपोर्टिंग हुआ और रिपोर्टिंग होने के बाद उसमें FIR नहीं दर्ज है। तो ऐसे मामलों में थोड़ा विलंब हो रहा है। उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनका प्रॉपर FIR दर्ज हो जाए, सो दैट पैसा उनके अकाउंट में वापस जाने में विलंब ना हो। जिन आंकड़ों का हवाला देकर सरकार ये दावा करती है कि अपराध में कमी आई है पिछले कुछ सालों के मुकाबले में, विपक्ष भी कुछ आंकड़े लेकर आता है और कहता है कि अपराध में तो बढ़ोतरी हुई है। अब आम जनता ऐसे में कंफ्यूज होती है कि दावा किसका सच है, हकीकत क्या है, क्योंकि वो भी किसी आंकड़े की बात करते हैं। आप भी NCRB और तमाम किसी आंकड़े की बात करते हैं। नहीं, आंकड़े तो कोई एकदम सही आंकड़े हैं, NCRB सही आंकड़े प्रकाशित करते हैं, और अपराध में कमी हुई है। जैसा कि अब डकैती के कांडों में देखेंगे, 2005 में जब 7 करोड़ 8 करोड़ पॉपुलेशन था, उस समय 3,000 से ज्यादा डकैतियां होती थी। अभी 200 डकैती के कांड हो रहे हैं, जबकि 14 करोड़ से ज्यादा ही हमारा पॉपुलेशन है। तो पर लाख पॉपुलेशन पे भी यदि अपराध का आंकड़ा, जो NCRB पर लाख पॉपुलेशन पे आंकती है, क्योंकि हमारे देश में सिक्किम जैसे राज्य हैं जहाँ का 6 लाख पॉपुलेशन है, और यूपी जैसे राज्य हैं, बिहार जैसे राज्य हैं जहाँ करोड़ों का पॉपुलेशन है। तो हम स्टेट के आंकड़े को, एब्सोल्यूट आंकड़े को कंपेयर नहीं कर सकते। तो एक मापदंड NCRB का है कि पर लाख पॉपुलेशन पे कितने क्राइम प्रतिवेदित हो रहे हैं, उसके अनुसार कंपेयर किया जाता है अपराध को। तो उस मामले में पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से जो हमारे, चाहे आप डकैती में देख लें या किसी भी हेड में देख लें, तो अपराध में लगातार उत्तरोत्तर कमी आई है, जो NCRB का आंकड़े। नहीं, झूठ की बात नहीं कर रहे। अपराध हम नहीं कह रहे कि अपराध जीरो पे है, अपराध नहीं हुआ है, लेकिन पर लाख पॉपुलेशन के अनुसार अपराध में लगातार गिरावट हुई है, ये हमारे आंकड़े संकेत करते हैं। एक सवाल अपराध स्पीडी ट्रायल और गवाह हॉस्टाइल में चले, इसके लिए बिहार पुलिस के पास क्या कार्य योजना है? 2025 में कुछ खास दिखेगा या जिस रफ्तार की स्पीडी ट्रायल चल रहा है वही चलेगा? नहीं, स्पीडी ट्रायल के लिए हमने समीक्षा किया है। स्पीडी ट्रायल के लिए कई सारे कार्यों की रूपरेखा हमने तैयार की है। सबसे पहला है कि हम लोग 2-3 बार, 2017 में हुआ था, 2006 में हुआ था, 2011 में आई थिंक हुआ था, 3 बार हम लोग स्पीडी ट्रायल के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, अभियोजन, पुलिस, जुडिशियरी, सबके साथ मिल बैठ करके, और हम लोगों ने जितने इम्पेडिमेंट्स है, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स है, उनको रिजॉल्व करने के लिए 2 डेज का वर्कशॉप और कभी कभी 1 डे का वर्कशॉप किया था। तो एक तो हम लोग वो करने जा रहे हैं, सो दैट कोऑर्डिनेशन बेटर हो स्पीडी ट्रायल के क्षेत्र में। क्योंकि ये एक स्टेक होल्डर नहीं है, पुलिस चार्जशीट कर दिया, लेकिन फिर उसके बाद फिर अभियोजन और जुडिशियरी के पास मामला चला जाता है। तो निर्बाध रूप से
हर स्कंद अपने अपने से अपेक्षित कार्य को त्वरित रूप से करे, इसके लिए कोऑर्डिनेशन आवश्यक। तो एक हम लोग एक इस तरह का आयोजन करने जा रहे हैं। दूसरा, गवाह के संबंध में अभी बताया गया आपको कि गवाह सुरक्षा योजना के तहत 100 से अधिक गवाहों को हम लोग सुरक्षा दिए हैं। उसके अलावे जो न्यायालय में बयान देने के बाद जो गवाह होस्टाइल हो जाते हैं, उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए बीएनएस में प्रावधान लाया गया है। उस प्रावधान को भी काफी कारगर ढंग से प्रवृत्त किया जाएगा। तो एक तो गवाह को सुरक्षा देना है, दूसरा उनको जो होस्टाइल हो जा रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करनी है। जो पुलिस के गवाह होस्टाइल हो जा रहे हैं, जो सरकारी गवाह है, जो सरकारी तनख्वाह लेते हैं, जो पहले कुछ बोले हैं और न्यायालय में जाकर के होस्टाइल हो गए हैं, उन पे भी डिसमिसल तक की कार्रवाई का हम लोग प्रस्ताव रखे हैं। और इस तरह का एक सिस्टम बना हुआ है। इक्विटल रिव्यू कमेटियां बनी हुई है। जिला स्तर पर 2 कमेटियां हैं, पीपी की अध्यक्षता में और डीपीओ की अध्यक्षता में। स्टेट लेवल पर भी सीआईडी के डीआईजी की अध्यक्षता में एक इक्विटल रिव्यू कमेटी बनी हुई है। गृह विभाग से आदेश निर्गत है, उसको भी काफी क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा, सो दैट इक्विटल के मामलों में यदि गवाह होस्टाइल हो गए, सरकारी गवाह है, तो उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। तो इन सभी, उसके बाद हमारे यहाँ हर जिले में एक स्पीडी ट्रायल सेल है जो इंस्पेक्टर की अध्यक्षता में कार्य कर रहा था। उसमें अभी कल ही हम लोगों ने आदेश निर्गत किया है कि एक डेडिकेटेड इंस्पेक्टर विद अ व्हीकल, ताकि ये गाड़ी रहेगा तो कोई गवाह जो अक्षम है, बुजुर्ग है, उसको हम लोग व्हीकल भेज करके, सुरक्षा का एक बॉडीगार्ड भेज करके उनको गवाही के लिए बुलाएंगे, तो वो काफी स्वतः स्फूर्त ढंग से गवाही देने के लिए आएंगे। तो स्पीडी ट्रायल सेल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसको हम लोग सुदृढ़ कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। मानव संसाधन और वाहन से सुसज्जित कर रहे हैं, अन्य उपकरण दे रहे हैं। देखिए सभी जिलों के साथ सभी अभियोजन शुरू हुआ था और आज 2005 से आप आज 2024 हम लोग लास्ट कर रहे हैं। लगातार कमी आती जा रही है। आखिर इसका कारण क्या है? क्या आप खाते में इन्वेस्ट किए हैं? मैं बता देता हूँ मैं बता देता हूँ। देखिए, सभी जिलों के साथ, सभी एसपी के साथ, सभी जितने अभियोजन सेवा के पदाधिकारी हैं उनके साथ, एक्साइज सुपरिंटेंडेंट्स के साथ लगातार बैठक की जा रही है। हर महीने बैठक की जा रही है। पहले हम लोगों ने 2 बार सभी जिलों के साथ एक साथ बैठक की। उसके बाद जिलों को 4 भाग में बांटकर हम हर सप्ताह 10 जिलों का, लगभग 10 जिलों की समीक्षा करते हैं। और उसका ये नतीजा हुआ है कि जुलाई में करीब 17,61,000 केसेस पेंडिंग थे, जो आज घट करके 17,57,000 हुए। हर महीने नए केसेस आ भी रहे हैं। तो हर जिले में अभी प्रयास है कि जितने उनके नए केसेस आ रहे हैं उसका 2 गुना करीब वो डिस्पोजल कराएं। इसमें काफी बड़ी संख्या में, जो मैं बता रहा था, करीब 509 पदाधिकारी विपाड में ट्रेनिंग ले रहे थे। अभी 14 दिसंबर को उनकी ट्रेनिंग खत्म हुई है और वो जिलों में गए हैं। तो लगभग 10 से 11 पदाधिकारी जिलों को एक्स्ट्रा मिले। इसलिए अब मैं समझता हूं कि इसमें और भी तेजी आएगी और हमारा प्रयास है कि जो कुल लंबित मामले, जहाँ 17 लाख कोई कम मामले नहीं, इनको हम घटाएं, वो लगातार प्रयास हो रहा है। दूसरा, जो डीजीपी साहब ने भी कहा, हर जिला आइडेंटिफाई कर रहा है 10-12 ऐसे केसेस जिसको कि उनको प्रायोरिटी पर कंडक्ट कराना है। ये एक्साइज के पार्ट पर भी हो रहा है और ये पुलिस के पार्ट पे भी हो रहा है। और उनको भी हर महीने जब उनकी समीक्षा हो रही है तो उसमें समीक्षा की जा रही है। इसके अलावा, जैसा डीजीपी साहब ने बताया कि सीआईडी स्तर पर इसकी लगातार समीक्षा की जा रही है और अब तो डीजीपी साहब खुद भी इसको वेरी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। तो इसमें बहुत आपको इस साल में प्रगति दिखेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। सर, एक सवाल है कि 12 पेज का आपने रिलीज जारी किया है, बातें बताई है, लेकिन लोग सेवक जो है भ्रष्टाचार की जो लिस्ट है उन पर क्या कार्रवाई हुई है, कितने लोगों पर कार्रवाई है, ये नग्न है, ये अभी आपने सामने नहीं रखा। ये निगरानी से संबंधित है। निगरानी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर उत्तर दे दिया गया। जो लोग सेवक भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार होते हैं या उन पर मामले आते हैं, वो अदालत में जाकर के निष्पादित नहीं होता, बल्कि सरकार अपने स्तर पर ही निष्पादित कर रही है। पूर्व डीजीपी से भी आरोप थे, सिपाही भर्ती घोटाला मामले में उनसे भी आरोप, उनमें भी करार दे दिया गया। मानक क्या सरकार ने क्या करता है, बाकी को लेकर के आरोप भी लगते हैं और अपराधों भी करते हैं, बिना कोर्ट में गए हुए थे। राज्य में लंबित वारंटों की संख्या कितनी है?
बार बार हो रहा है कि भाई थाने में जाके केस लंबित है, वारंट लंबित है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी किसी भी जिले में 1 महीने से ज्यादा पुराना वारंट लगभग नहीं के बराबर है। कुछ ही मामले जहां पर लोग भागे हुए हैं और नहीं मिल रहे हैं, उनको छोड़ करके बाकी किसी भी जिले में वैसे वारंट नहीं है। डीजीपी का निर्देश है कि हर एक जिले में कोई भी ऐसा चीज इशू होता है, वारंट है, समन है, इश्तेहार है, कुर्की है, तो उसको निश्चित रूप से उनको 20 दिन के अंदर अंदर उसका तामीला करना है। और लगभग जिले अब इस मापदंड के करीब करीब आ गए। सर ये भ्रष्टाचार वाला सवाल बताया जाएगा सर। अच्छा, वारंट आपने कहा था, कुल वारंट जो है, जैसे इस महीने का मैं देख पा रहा हूं अक्टूबर का, तो 82,000 वारंट जमानतीय थे, जिसमें से 21,000 का तामीला हुआ है और अभी भी 81,000 बचे हैं, चूंकि नए भी निर्गत हुए हैं। तो ये लगातार प्रोसेस चल रहा है। गैर जमानतीय वारंट 69,000 पूर्व से लंबित थे, 22,000 नए निर्गत हुए और 21,500 का तामीला किया गया। तो आप ये समझ रहे हैं कि ये लगातार की कार्रवाई है और एकदम तेजी से इस पर काम किया जा रहा है। आपने देखा होगा इधर 3-4 दिनों में कि हर जिला काफी प्रभावित